हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो जो हमारी यूनिट है रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज, इसमें हम एसक्यूएल पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था इससे पहले कि कैसे आप जो है डेटाबेस में डेटा को डालते हैं और साथ में कैसे आप जो है टेबल को बनाते हैं। दो चीजें सीखी थी। आज हम क्या है एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टेटमेंट ये हम पढ़ेंगे। देखो ये वाली यूनिट थोड़ी सी लेंदी है, बिकॉज रीजन क्या है कि इसमें 2-3 यूनिट एक साथ, मतलब इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके बाद आपकी बहुत इजी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है नॉर्मली यूज होता है फेच करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए डेटा डेटाबेस से, यानी कि डेटाबेस में जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होता है। तो वो जो टेबल में डेटा पड़ा है उसमें से आपको जो भी डेटा चाहिए, सारी टेबल का डेटा चाहिए या आपको कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए या जो भी आपको डेटा चाहिए होता है या पर्टिकुलर कोई रो चाहिए, उसको निकालने में जो मदद करता है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट करता है। ये अलाउ करता है यूजर को कि वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है डेटा को, जो भी स्पेसिफिक वो डेटा चाहता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे। जैसे कि सपोज, समझाने से पहले देखो मेरे पास ये एक टेबल है। अब मैं इस टेबल में चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे कस्टमर नेम मिले, तो मुझे कस्टमर नेम के लिए कुछ लिखनी पड़ेगी, या मैं चाहती हूँ उन बच्चों का नाम मिले जिनकी एज जो है 21 से ज्यादा है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो ये आपकी एक टेबल दे रखी है जिसमें क्या एट्रीब्यूट है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन। ठीक है, अब मैंने माना इस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर है। ठीक है, आप इसे मानो कस्टमर है। अब इसे मैं कैसे लिखती हूँ, सबसे पहले आपको पता है जो एसक्यूएल है वो बहुत ही इजी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, मतलब आसानी से चीजें हो जाती हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, सेलेक्ट कस्टमर नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। सिलेक्ट करो कौन सा कॉलम, कस्टमर नेम वाला, और आपका लास्ट नेम का कॉलम कौन सी टेबल से, इस टेबल का नाम है कस्टमर। देखो जो कई सारे जो आपके एसक्यूएल कंपाइलर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते। तो आप देखो कई बार आप करोगे तो आपको लगेगा कि आपने स्मॉल में भी लिखा तो इट वर्क वेल, कई बार लगेगा कि आपने अगर चेंज किया है तो इट विल नॉट वर्क वेल। तो आप बस अपने साइड से ध्यान रखिएगा कि जो आपने यूज करे हैं उनको ही यहाँ लिखे, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप ये लिखते हैं क्वेरी कि आप सिलेक्ट करो कस्टमर नेम और लास्ट नेम किसमें से, कस्टमर में से, तो देखो आपको ये आउटपुट मिलेगा। दिस इज द आउटपुट टेबल। ये जो आउटपुट टेबल होगी इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, दो कॉलम मिलेंगे जिसमें कि कस्टमर नेम होगा और लास्ट नेम होगा। अब आप ये चाहते हैं कि जितना भी डेटा है सारा वो पूरे टेबल का डेटा ही पिक होके आ जाए, आप पर्टिकुलर कोई कॉलम नहीं चाहते, आप चाहते हैं पूरा का पूरी टेबल आए। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं स्टार। स्टार जो है मदद करता है, आप पूरी की पूरी टेबल को फेच कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी डेटा होगा सारा आ जाएगा। लिखोगे आप कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर नाम की जो आपकी टेबल है उस टेबल में से क्या फेच करो, सारा का सारा डेटा पिक करो। ठीक है, तो आपकी जो ये पूरी टेबल थी ये एज इट इज ऐसे ही पिक होके आ जाएगी। ठीक है, अगला आता है, अभी तो आपने देखो दो चीजें सीखी कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, आपको याद है जो हम प्रोजेक्शन यूज करते थे रिलेशनल अलजेब्रा में, बिल्कुल वही है कि प्रोजेक्शन कस्टमर नेम लास्ट नेम फ्रॉम टेबल, ऐसे ही ये लिखा जाता है। कई बार क्वेरी आ जाती है, आपसे बोला जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए राइट अ क्वेरी टू फाइंडिंग आउट द कस्टमर नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, तो एसक्यूएल में तो ऐसे लिखी जाती है। उसमें क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन, यहाँ पे कस्टमर नेम डालोगे, कॉमा लास्ट नेम डालोगे, और क्या लिखोगे, आपका जो भी क्या बोलते हैं उसका नाम होगा आपके टेबल का। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब आपने अगर आपको क्वेश्चन आया कि आपको पूरा का पूरा डेटा पिक करना है तो स्टार, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशन लगाना चाहते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे पता करना चाहते हैं कि क्या पिक होगा, उसके लिए आप जो है वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं, जो आपको फिल्टर डेटा प्रोवाइड करता है जो भी आपको चाहिए होता है। ठीक है, अब ये जो है यूज होता है फेच करने के लिए डेटा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जो भी आपका क्राइटेरिया होता है उसके बेसिस पे। देखो वेयर कीवर्ड कैन ऑल्सो यूज टू फिल्टर द डेटा बाय मैचिंग पैटर्न, यानी कि पैटर्न में भी आगे आप सीखोगे पैटर्न मैचिंग में भी यूज होता है। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं, देखो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो वैल्यू बड़ी है छोटी है, लेकिन ये तीन चीजें और है, बिटवीन, लाइक और इन।
बिटवीन मतलब उस रेंज के अंदर, लाइक मतलब इससे मिलता जुलता कुछ पैटर्न, इन यानी कि आपसे बोल दिया जाए आपकी वैल्यू 2 या 3 में से तो नहीं है, बिटवीन का मतलब 2 और 5 के बीच में तो नहीं है, इनका मतलब या तो 2 या 5, यानी कि मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू फॉर अ कॉलम। देखो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मेरे पास एक टेबल दे रखी है EMP1 नाम की, जिसके अंदर जो है आपको 1 2 3 4 5 आपकी रोज हैं और एक ये मेन वाली है, और इसमें कुछ कॉलम्स दे रखे हैं। इसमें क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, कंट्री है, एज है, मोबाइल नंबर है। देखो मैं आपको यहाँ पे टेबल के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन वहां पे कैसे स्कीमा लिखाएगा कि इसमें लिखाएगा EMP1 ब्रैकेट में आपको EMP आईडी, नेम, कंट्री, एज, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखी आएंगी। तो आपके पास जो है क्या है 5 आपके कह सकते हैं क्या होंगे, आपके एम्प्लॉय आईडी उनकी सारी डिटेल्स दे रखी है। आपका क्या क्वेश्चन है कि आप, अभी मैं आपको क्वेरीज नहीं करा रही, आपको समझा रही हूँ कैसे वर्क होता है। अब आपसे बोला गया है कि आपको सिलेक्ट करना है उन एम्प्लॉय के बारे में सारी डिटेल जिनकी एज क्या है 21 है। तो आप 21 के लिए क्या है, ये दो हैं, तो आप कैसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 वेयर एज इज इक्वल टू 24। अगर 21 की बात हो, अब चलो पहले 24 की देखते हैं। अगर 24 की बात होती तो कौन सिलेक्ट होगा, नवीन सिलेक्ट होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, 3 नवीन श्रीलंका 24 जो भी इसका मोबाइल नंबर है। यानी कि स्टार आपको मदद करता है कि आप पूरा का पूरा कॉलम को पिक कर सकते हैं, मतलब जितने भी कॉलम्स है वो सारे पिक होंगे। बस एक पर्टिकुलर कॉलम पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो सारी वैल्यू पिक होंगी। जैसे 24 था तो नवीन पिक हुआ, लेकिन अगर 21 होता यहाँ पे, अगर मैं लिखती एज इज इक्वल टू 21, अगर ऐसा कुछ लिख देती तो क्या पिक होता, तो मेरा पिक होता आपका अमन, आदित्य, ये इसका पूरा डेटा पिक हो जाता। अब अगर मैं लिखती हूँ, देखो मैंने अभी तक स्टार का मतलब होता है कि स्पेसिफिक कुछ कॉलम नहीं पिक करना है, बस जो कंडीशन, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कस्टमर से सारा डेटा उठाना है, लेकिन स्टार के आगे वेयर लगने का मतलब है कस्टमर नाम के टेबल में से सारे कॉलम्स पिक करने हैं। लेकिन कौन से कॉलम, जो इस वेयर के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो लगे। जो वेयर स्टेटमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशन लगती है। दैट मस्ट बी रिमेंबर कि जो वेयर है वो मल्टीपल कॉलम पे नहीं लगता है। ऐसे नहीं होगा वेयर एज इज 24 और एक पर्टिकुलर कॉलम पे जब आप यूज करना चाहते हैं तो आप वेयर का यूज करते हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वेयर के आगे जो भी पर्टिकुलर कॉलम पे कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो सारे कॉलम ना पिक हो, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम पिक हो जो कि नीडेड है। तो मैंने क्या बोला, सेलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी, नेम और कंट्री, यानी कि इस टेबल में से जो पूरी टेबल है एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड कंट्री, सिर्फ ये 3 चीजें पिक होनी चाहिए। एक सेकेंड इसे हटा देती हूँ, है ना, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, आप इसे समझोगे तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। एक सेकेंड, तो ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी, नेम और कंट्री, ठीक है, किसमें से, EMP टेबल में से। आपको सिंपल से क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सिलेक्ट, कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करने हो उन सारे कॉलम्स के नाम लिखो, और बाद में किस में से सिलेक्ट करना है, इसमें सिलेक्ट करना है टेबल में से। आप देखो यहाँ पर भी देखो कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, फिर कौन से कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद किस टेबल में से सिलेक्ट करना है। अगर आप सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, सारी टेबल फेच करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखने की जगह क्या लगा देंगे, स्टार। अब यहाँ पे क्या है, मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करने हैं कौन सी टेबल में से, EMP टेबल, बट कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जहां पे एज क्या हो, ग्रेटर देन 21। तो एज ग्रेटर देन 21 कौन सी है, ये है और ये है ना भाई, ये तो इक्वल टू 21 है। तो क्या आ जाएगा, 1 शुभम इंडिया ये, 3 नवीन श्रीलंका ये, और 5 निशान स्पेन ये। तो देखो ये आपको एज एन आउटपुट 1 3 5 आपको ये आउटपुट में टेबल मिल जाती है। यानी कि जो मैं आपको बता रही थी, देखो आप जो है
इंसर्ट और क्रिएट टेबल की मदद से डेटा का क्रिएट क्या करता है, डेटा का एक स्ट्रक्चर बनाना कि हाँ आपके जो टेबल होगी उसमें ये कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में ये ही वैल्यू डल सकेगी, ये डोमेन होगा। इंसर्ट एक्चुअली वैल्यू को इंसर्ट करता है, लेकिन जो बेसिकली वर्क होता है जैसे अकाउंटेंट से जो थोड़ा सा जैसे हम नॉर्मली अनसोफिस्टिकेटेड ना होके थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यूज कह सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं जिन्हें थोड़ी नॉलेज होती है, वो जो है डायरेक्टली इन चीजों पे ना वर्क करके वो तो सिर्फ क्या करते हैं, एक इंटरफेस यूज होता है, उस इंटरफेस में जो भी वैल्यू डाली वो पिक हो जाती है। लेकिन जो आपके डेटाबेस डिजाइनर होते हैं या क्वेरी को चेक करने वाले होते हैं वो इस तरह से चीजों को चेक करते हैं। और अगर आप ये देखो, अगर आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है तो इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखा है, इसलिए बोलते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज। अब वेयर क्लॉज का यूज करना बिटवीन ऑपरेटर के साथ, अभी बिटवीन बताया था, अब क्या लिखा है मैंने, सिलेक्ट करो सारे के स्टार मतलब सारे के सारे कॉलम, किस में से, EMP1 टेबल में से, जहां पर जो एज है वो बिटवीन 22 टू 24, 22 एंड 24 के बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडेड 22 एंड 24 ऑल्सो। बिटवीन का यहाँ पे मतलब होता है 22 एंड 24 भी इंक्लूडेड होगा और उनके बीच के। अगर आप यहाँ पे देखें तो कौन होगा, 22, 24, 23, यानी कि शुभम, नवीन, निशान। बिटवीन का मतलब यहाँ पे दोनों ये इंक्लूडेड होंगे। लेकिन अब अगला आता है, अगर पहले सबसे पहले हमने सीखा वेयर क्लॉज के साथ, देखो लेस देन ग्रेटर देन तो सिंपल है, बिटवीन का मतलब इंक्लूसिव रेंज, यानी कि ये दोनों भी इंक्लूड होंगी। अब वेयर क्लोज लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर का मतलब होता है मिलते जुलते इस जैसे ऑपरेटर, ठीक है। अभी जो ये होता है परसेंटाइल, इसे बोलते हैं हम वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर 3 होते हैं, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट स्टार। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगी, क्वेरी आएंगी कि आपको क्वेरी लिखनी है, आपको उन लोगों के सारी डिटेल चाहिए जिनकी एज 22 एंड 24 के बीच में है, तो आपको ये क्वेरी लिख के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको ऐसे टेबल दे देंगे, सिंपल सी एक टेबल जिसमें वैल्यूज नहीं होगी, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर एज इज बिटवीन, या जो भी दे रखा होगा, ठीक है। मैं क्वेरी कराऊंगी, ये होता है वाइल्ड कार्ड, ये सिग्निफाई कर, अब ये वाइल्ड कार्ड क्या है वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट करो जितना भी डेटा है, कॉलम, सारे कॉलम सेलेक्ट करो, कौन सी टेबल में से, EMP टेबल में से, जहां पर जो नेम है इज लाइक एस, क्या लिखा है, वाइल्ड कार्ड, यानी कि जो परसेंटाइल है इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग एस से हो, एंडिंग कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये है। एक सेकेंड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम स्मॉल बिग का, यही मैं यहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि बहुत सारे कंपाइलर जो है इस पे ध्यान नहीं देते, मतलब वो आपको ना स्मॉल बिग से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लाइक एक ऑपरेटर है, जैसे कि आपने बिटवीन पढ़ा, लाइक इज ऑल्सो ऑपरेटर, जो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग एस से हो, ये वाइल्ड कार्ड का जो ये है परसेंटाइल, इसका मतलब है एंडिंग कुछ भी हो। तो स्टार्टिंग में एस किसके, एक तो ये है शुभम, तो यानी कि आउटपुट में सिर्फ क्या आएगा, EMP शुभम, EMP नेम कंट्री एज में से शुभम आ जाएगा। अगर ये एंड में होता, यानी कि अगर ये ऐसे लिखा होता, ऐसे, है ना, सिंगल कोट्स में, है ना, अगर ये ऐसे लिखा होता तो एंडिंग में एस नाम से कोई है नहीं है तो आउटपुट कुछ नहीं आता। लेकिन नवीन एस ये लिखा होता तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये आपको एज एन आउटपुट मिल जाती है। यानी कि अगर पहले एस यानी कि एक वेरिएबल लिख के, जरूरी नहीं है एक लिखो, आप SH भी लिख सकते हैं। सपोज मेरा नाम प्रज्ञा, मैं सोच रही हूँ कि PR से जितने भी बच्चे हैं वो आ जाए, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे PR कोट्स लगाए और आपने लिख दिया स्टार, तो ये आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखो अब आपकी चॉइस है, सिंगल कोट, डबल कोट्स कैसे भी लिख दो, इसमें इतना रिस्ट्रिक्शन है नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में कोई वैल्यू लिखते हैं और बाद में ये वाइल्ड कार्ड परसेंटाइल लगाते हैं तो इसका मतलब स्टार्टिंग एस से होनी चाहिए या वो वैल्यूज होनी चाहिए जो आप चाहते हैं, एंडिंग किसी से भी हो। और अगर स्टार्टिंग में लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एंडिंग में ये आना चाहिए, स्टार्टिंग कुछ भी हो। अब अगला आता है, सिलेक्ट करो सारा डेटा एम्प्लॉय टेबल में से जिसमें कि जो नेम है, नेम का जो आपका एट्रीब्यूट है या कॉलम है उसमें, अब मैंने क्या लगाया है, स्टार्टिंग में भी परसेंटाइल, एंड में भी परसेंटाइल। इसका मतलब ये नहीं है कि मिडल में ही एम आए, स्टार्टिंग में भी आ जाए, एंडिंग में भी आ जाए, मिडल में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस ये कहीं भी होना चाहिए।
आप ये समझो जैसे यहाँ पे इसका मतलब है एंडिंग, इसका मतलब है स्टार्टिंग में कुछ भी आए, लेकिन इसका मतलब होता है स्टार्टिंग में भी कुछ भी आ सकता है, मिडिल में भी एम मिल जाए, कहीं पे भी एम मिल जाए, मतलब एम होना चाहिए। तो आप देखो ये जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग एम एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें और कहीं नहीं आता। देखो इसमें कहाँ आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, इसमें आ रहा है एंडिंग में। तो ये दोनों एज एन आउटपुट आ जाएंगे, मतलब ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग में ऐसा आना चाहिए, इसका मतलब होता है एंडिंग में ऐसा आना चाहिए, लेकिन जो इसका मतलब है वो क्या है कि एक सेकेंड, इसका मतलब है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा पैटर्न है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे कैपिटल एम लिखा है, मैंने आपको बताया ना कई बार जो है ये केस सेंसिटिव की तरह वर्क नहीं करता, कई बार केस सेंसिटिव की तरह वर्क कर जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए लेके दिखाया कि आप बड़ा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप जो है प्रिफर करिएगा कि जैसा आपने वैल्यू ली है, यानी कि जिस तरह के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ली है आप वैसे ही पिक करें, अलग से कोई ना लें। क्योंकि अब अगर आप देखो, अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो भाई एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे तो वहां तो नंबर नहीं कटेंगे फॉर श्योर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप वैसे करने जाएं तो आपके नंबर कट हो जाएं। ठीक है, मतलब कट का मतलब ऐसा है कि अगर आपने ऑनलाइन कंपाइलर पे करें या किसी पे भी करेंगे तो हो सकता है आपको गलत आंसर आए। ठीक है, तो थोड़ा रिजेम्बलेंस रखिएगा। अब वेयर क्लोज का यूज करना इन ऑपरेटर के साथ। ठीक है, इनका मतलब होता है इनमें से कोई भी वैल्यूज, ठीक है, 21 से 23 तक नहीं, या तो 21 हो या 23 हो, इन दोनों के अलावा कोई वैल्यू ना हो। अब देखो इसको करते हैं। अब देखो मैंने क्या, ये रब कर देती हूँ ताकि फिर समझ आए। ठीक है, इसमें ज्यादा वो नहीं है थ्योरी जैसा, मतलब ये सिंपल है। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट करो, किसको, सिर्फ नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। कौन सी टेबल में से, ईएमपी, जहां पर जो एज है इनका मतलब देखो, अगर मैं लिखती हूँ बिटवीन यानी कि 21 से 23, इवन 21 एंड 23 इज ऑल्सो इंक्लूड, लेकिन अगर मैं इन लिखती हूँ इनका मतलब इन दोनों में से ही कोई होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो इसमें 21, 23, 21 बस ये तीन है, ये नहीं। अब जो नेम है क्या क्या है आपका, आदित्य है, अमन है, सॉरी आदित्य है, अमन है और शुभम, तो तीन एज एन आउटपुट आ जाएंगे, शुभम, अमन, आदित्य। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम कैसे आते हैं, देखो जिस तरह से लिखा होता है, यानी कि अगर पहले शुभम लिखा हुआ है तो शुभम लिखा हुआ आ जाएगा, अमन लिखा हुआ है तो अमन आ जाएगा। इसमें आपने कोई अल्फाबेटिकल वे में या कोई ऑर्डर नहीं डिसाइड किया है, तो इस वजह से जैसा आपका लिखा होता है ना मेन टेबल में, आगे आप ये भी सीखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपने वैल्यू पिक करी है, सपोज नेम नाम का एट्रीब्यूट मैंने पिक करा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो उसके लिए यूज होता है ऑर्डर बाय। अभी तो हमने ऐसा कुछ लगाया नहीं है, तो जैसा मेन टेबल में लिखा होगा उसी तरह से आंसर आ जाएगा। अब अच्छा अगला आता है ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करना। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू अरेंज द आइडेंटिकल डेटा इनटू द ग्रुप, यानी कि आप जो है किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को ग्रुपिंग करना चाहते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ, सपोज मेरे पास एक टेबल लिखी हुई है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे किसी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। लेट मेरे पास सेक्शन नाम की एक टेबल है जिसमें बहुत सारे बच्चे लिखे हुए हैं, कुछ बच्चे ए उससे बिलोंग करते हैं, कुछ बी से, कुछ सी से। अब मैं काउंट करना चाहती हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे अगर मैं ग्रुप बाय लगा देती हूँ तो उससे क्या होगा, ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं वो काउंट हो जाएंगे, बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, जो ग्रुप स्टेटमेंट है वो नॉर्मली आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप करता है कुछ फंक्शन की मदद से। अब देखो फंक्शंस क्या होते हैं, या तो एवरेज निकालना हो, काउंट करना हो, कुछ करना हो, ऐसा। ठीक है, इफ अ पर्टिकुलर कॉलम हैव सेम वैल्यू इन डिफरेंट रो दैट इट विल अरेंज द रो इन अ ग्रुप। ठीक है, ये भी आपको चीज एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हम अभी बाद में समझेंगे। सबसे पहले एक टेबल दे रखी है मेरे पास, ठीक है, ईएमपी नाम की टेबल है जिसमें कि ईएमपी नंबर, नेम, सैलरी, एज, ये सारा डेटा दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज दे रखी है, एम्प्लॉय नेम है, उनका नेम है, सैलरी। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे हमने प्राइमरी किया, सेकेंडरी किया, देखो ईएमपी ऑफ कोर्स एक प्राइमरी की है, आपको दिख रही है। अब वो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रही हूँ प्राइमरी, क्योंकि मेन अभी कंसर्न प्राइमरी की का नहीं है। जो आपके क्वेश्चन आते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, वो आपको टेबल दे रखी होती है और उसका आपको क्वेरी लिखनी होती है। तो अभी तो आप क्वेरी कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। तो ये टेबल दे रखी है, अब आपने क्वेरी क्या लिखी है। देखो अभी आप ये मत सोचना कि मैम क्वेश्चन क्या आएंगे, अभी आप सीखो वर्किंग कैसे होती है।
आपको सिलेक्ट करना है। जब भी आपको कुछ सेलेक्ट करना होता है, जैसे प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, नेम, ठीक है। एंड सम, इसका सम एक फंक्शन है जो सैलरी की वैल्यू का सम करके देगा। कौन सी टेबल में से, एम्प्लॉय नाम की टेबल। ग्रुप वाई किसके बेसिस पे करो, नेम। जो चीज ग्रुप वाई में लिखी जाएगी वो यहाँ पे आनी ही चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं ग्रुपिंग क्या कर रही हूँ, नेम के बेसिस पे कर रही हूँ। अर्नव, अर्नव, और कोई है अर्नव, तो अर्नव, अर्नव की आपने क्या करा है, नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग की है, यानी कि जो सेम नेम के होंगे उनका एक साथ ग्रुप हो जाए। तो अर्नव क्या है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। सम मतलब जिनका नेम अर्नव होगा उनकी सैलरी एक साथ ऐड हो जाए। अगला है आदित्य, आदित्य कोई और है नहीं, तो आदित्य की सैलरी अलग लिखी जाएगी। फिर क्या है आपकी अंजलि है, तो अंजलि को कितने हैं, एक है अंजलि, अंजलि अंजलि और नहीं है, तो अंजलि की अकेले की वैल्यू आ जाएगी जितनी है 45000, ठीक है। फिर है आपका क्या है, चेतन, चेतन भी और नहीं है, तो चेतन की वैल्यू भी आपकी इतनी ही आ जाएगी। फिर है दिव्या, ये दिव्या, ये दिव्या, तीनों की क्या है 65,000, आपकी 72,000, ये तीनों ऐड होके एक साथ लिख दी जाएगी ये दिव्या की। फिर अगली क्या है गौरव, गौरव कितने हैं, दो हैं, दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएंगी। अब आप कहेंगे मैम सारे तो नहीं आए, नहीं आए क्योंकि आपने क्या बोला, नेम, और आपको थोड़ा सा ना देखना होता है क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको बोला जाएगा आपको एक क्वेरी लिखनी है जिनमें कि एम्प्लॉय टेबल दे रखी है, उस एम्प्लॉय टेबल में जितनों के भी नाम सेम हो, है ना, नाम सेम हो, उनकी सैलरी एक साथ बताओ। तो अब आपके नेम, अब एक चीज बताओ, एज के बेसिस पे तो हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। हो सकती है अगर मैं यहाँ पे एज के बेसिस पे करते तो एज वाले को लिखते, जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे होते हो। पहला पॉइंट तो नेम जरूर आएगा सिलेक्ट में, क्योंकि आप ग्रुप किसके कर रहे हो, नेम के बेसिस पे, तो नेम तो आना ही आना है एज एन आउटपुट में। और दूसरा क्या है कि आप क्या करना चाहते हो ग्रुप करके, काउंट करना चाहते हो। मैं अगर ये चाहती काउंट करके बताऊं कि कितने हैं अर्नव, तो काउंट लगाती है, अभी धीरे धीरे सीखेंगे कैसे लगता है। पर मैं चाहती हूँ कि फिलहाल उनकी जो सैलरी है सेम नाम वालों की, उनका पता चला है कि भाई अर्नव नाम के जितने भी लोग हैं उनकी कितनी सैलरी है, आदित्य नाम के जितने भी लोग हैं उनकी कितनी सैलरी है, या अंजलि नाम के जितने भी लोग हैं उनकी कितनी सैलरी है। तो ये तब पता चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है। अब देखो अभी हमने ये नहीं सीखा, आपका पहली पॉइंट क्लियर हो गया, जो ग्रुप बाय क्लोज है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज होता है, अलग से यूज नहीं करते। यानी कि जब आप चाहते हैं कि किसी टेबल से कोई वैल्यू सिलेक्ट हो, उस टाइम पे मतलब किसी एट्रीब्यूट से कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है या कोई कॉलम को सिलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तब आप ग्रुप बाय का यूज करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ है ना। ग्रुप बाय क्लोज इज प्लेस आफ्टर द वेयर क्लोज, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको वेयर भी लगाना हो, ग्रुप बाय भी लगाना हो, अभी सीखेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो ग्रुपिंग होती है वो एक कॉलम पे भी हो सकती है, मल्टीपल कॉलम पे भी हो सकती है। अभी मैंने एक कॉलम की बताई है, सिलेक्ट, जितने भी कॉलम सिलेक्ट करने हैं, जितने भी आप चाहते हैं वो सारे कॉलम लिखेंगे, और सबसे पहला वो कॉलम लिखा जाएगा जो यहाँ जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब है आपको ग्रुप पाई में जो कॉलम लिखोगे, जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग करोगे, वो यहाँ जरूर होगा। और कोई भी फंक्शन का नेम, यानी कि जिसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, यानी कि मैं इस कॉलम पे सम लगा के ग्रुपिंग करना चाहती, कोई ना कोई फंक्शन यूज करोगे। नॉर्मली जो फंक्शंस यूज होते हैं या तो वो सम होता है या एवरेज, ऐसा हो सकता था मैं ये बोलूं जिनका नाम अर्नव है उनका सैलरी का एवरेज निकालो, तो यही दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन होते हैं, ठीक है। कौन सी टेबल से लिखना है, जैसे कि इसमें टेबल का नाम था ईएमपी कंडीशन। अब ऐसा हो सकता था कि मुझे कोई कंडीशन लगानी पड़े, अगर ऐसा होता है तो पहले वेयर क्लोज लगता है, फिर ग्रुप बाय लगता है, और फिर क्या लगता है ऑर्डर बाय, ठीक है। अभी हमें ऑर्डर बाय के बारे में कुछ नहीं पता। ऑर्डर बाय का मतलब है वैसे जो कि आपने बोला था ना कि जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ जो मेरा आउटपुट निकले वो ऑर्डर, यानी कि हो सकता है नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिसेंडिंग, अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो उस टाइम पे हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अब यही चीज लिखी हुई है कि ग्रुप बाय जो है पहले ऑर्डर बाय से पहले प्लेस्ड होगा और वेयर के बाद होगा, ठीक है। अब ग्रुप बाय जो है हैविंग क्लॉज, अभी ये जो दो चीजें हैं
ये हम आगे सीखेंगे, धीरे धीरे समझ आएगी। अभी आपको बस 3 चीज याद रखनी है। सिलेक्ट स्टेटमेंट जरूर होगा, ग्रुप बाय में जो भी हम कॉलम जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं वो जरूर आता है सिलेक्ट में, और जो एक कॉलम पे जो फंक्शन लगता है वो सम या एवरेज दोनों ही इनमें से होता है। अब देखो, अभी तो सिंगल कॉलम के बेसिस पे करी थी, अब मैं मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे अगर ग्रुपिंग करना चाहती हूँ तो वो कैसे होगी। मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें की वैल्यू दे रखी है नेम, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईयर दे रखा है और सब्जेक्ट। अब मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैं ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना चाहती हूँ, सब्जेक्ट और ईयर के बेसिस पे। जिसके बेसिस पे मैं ग्रुपिंग करना चाहती हूँ वो तो आउटपुट में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगला क्या लिखा है, काउंट स्टार। काउंट स्टार का मतलब है काउंट करो। सपोज सबसे पहला है फर्स्ट, अब ऐसा होगा, देखो फर्स्ट मैथमेटिक्स, ऐसे कितने हैं जिनके पास फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स है 2, तो कितने आ गए मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में, कितने हैं 2। एक सेकेंड इसे मैं हटा देती, फर्स्ट ईयर में कितने हैं 1 2। अगला क्या है आपका, अब सबसे पहले हो गया फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हो गया। अब मैंने ग्रुपिंग दूसरी क्या करनी है, कितने लोग हैं जिनके पास सेकंड ईयर में इंग्लिश है, सेकंड ईयर में इंग्लिश है, कितने हैं 2, तो सेकंड ईयर में इंग्लिश कितने हैं 2। फिर साइंस कितने हैं जिनके पास है 3 साइंस, 3 साइंस, तो ये आ गए 2। तो काउंट स्टार क्या करता है, अब ऐसे नहीं होगा कि सब पहले क्या था सिंगल कॉलम था तो नेम के, अब क्या है ये सब्जेक्ट ईयर एज अ ग्रुप वर्क करेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और उनके पास मैथमेटिक्स है 2 हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके जो सेकंड ईयर से बिलोंग करते हैं और उनके पास इंग्लिश है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थर्ड ईयर से बिलोंग करते हैं और उनके पास साइंस है। तो ये कुछ बेसिक से क्या है आपके क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, आपने ग्रुप बाय किसके बेसिस पे किया था, सब्जेक्ट और ईयर के बेसिस पे। तो सब्जेक्ट और ईयर एज एन आउटपुट आएंगे। आप कह रहे थे कि मैम सम और एवरेज, देखो सम और एवरेज ही यूज होता है, लेकिन कई बार बहुत सारी, देखो अब मैं आपको पर्टिकुलर काउंट या ऐसे नहीं, जैसे आप सीखते जाओगे जब आप क्वेरीज करोगे तो क्वेरीज के थ्रू ही आप सीखते जाओगे। काउंट स्टार का मतलब होता है इन दोनों के बेसिस पे काउंटिंग करके दो कि कितने लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है how many students are there in first year which is having mathematics, या how many students second year which are having English, या how many students are there which is having science, कुछ भी। तो आप उसके बेसिस पे, जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग करनी होती है वो आप जो, बस ये याद रखना जहां पे, अभी आप ये मत देखो कि मैम क्वेरीज का क्वेश्चन क्या होगा, अभी आप ये देखो कि कैसे होती है, क्योंकि क्वेरीज मुझे करानी पड़ेंगी आपको, बट अभी आपको देखना है कि हाउ दिस क्वेरी वर्क, मतलब क्वेरी को मत देखना कि क्या क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो जो यहाँ यूज होगा वो यहाँ यूज होगा, ठीक है। अब अगला आता है आपका हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज, हैविंग क्लोज हमेशा ग्रुप बाय के साथ यूज होता है, ठीक है। यानी कि जब आपको जो वेयर क्लोज है, अभी मैंने आपको बताया था वेयर क्लोज कहाँ यूज होता है, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे, या कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम पे आप यूज करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा कॉलम पे, यानी कि जब आप किसी ग्रुप्स में यूज कर रहे होते हो कॉलम्स को, उस टाइम पे आप वेयर क्लोज का यूज नहीं करते। जैसे कि आप जानते हैं वेयर क्लोज जो है कंडीशन को प्लेस करने के लिए यूज होता है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे, बट व्हाट इफ वी वांट टू प्लेस द कंडीशन ऑन ग्रुप्स, यानी कि अगर मैं इन दो कॉलम पे एक साथ लगाना चाहती हूँ तो वो वेयर क्लोज नहीं कर सकता। उस टाइम पे कौन यूज आता है, दैट इज वेयर द हैविंग क्लोज कम इनटू यूज। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लोज एंड वेयर क्लोज, देखो बोथ आर यूज फॉर पुटिंग द कंडीशन ऑन एट्रीब्यूट्स, बट जो वेयर क्लोज है वो सिंगली एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगाने के लिए यूज होता है, लेकिन जो हैविंग क्लोज है वो यूज होता है मोर देन वन कॉलम पे लगाने। वी कैन यूज द हैविंग क्लोज टू प्लेस द कंडीशन टू डिसाइड विच ग्रुप विल बी द पार्ट ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। एंड वी कैन नॉट यूज एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम एंड काउंट etc, ठीक है। जहां पे हम ये फंक्शन यूज नहीं कर सकते या आपके कोई क्वेश्चन है जहां पे ये यूज नहीं हो सकते, उस टाइम पे हम हैविंग क्लोज का यूज करते हैं विद द वेयर क्लोज। सो वी हैव यूज द
हैविंग क्लोज इफ यू वांट टू यूज एनी ऑफ द फंक्शन इन द कंडीशन, ठीक है, क्योंकि वेयर क्लोज के साथ ना तो आप इन्हें यूज कर सकते, तो हैविंग क्लोज नॉर्मली ग्रुपिंग, जब आप ग्रुप बाय यूज करें, ग्रुप बाय पे कोई भी कंडीशन लगानी है तो हैविंग क्लोज का यूज करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अच्छा अब देखो यहाँ तक मैं आपको पढ़ाती, ये हो गया, ये समझा दिया। अब सबसे पहले हैविंग क्लोज का हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले सिंटेक्स देखो, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे जो भी कॉलम नेम लिखेंगे और उसके बेसिस पे जो भी आप फंक्शंस लिखना चाहते हैं, जो भी आप वैल्यू मतलब जिस कॉलम पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं वो कंडीशन लिखेंगे, कौन सी टेबल से लिखेंगे। वेयर कंडीशन हमेशा एक सिंगल एट्रीब्यूट पे लिखता है जाता है, ग्रुप बाय किन कॉलम के बेसिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है। अगर किसी कॉलम पे ग्रुप करके आपको कंडीशन लगानी है तो आप किसका यूज करते हो, हैविंग क्लोज का। अभी ऑर्डर बाय को आप छोड़ दो, मतलब मेनली जो क्वेरी लिखी जाती है ना, इससे ऊपर कोई बड़ी क्वेरी नहीं है। देखो सब क्वेरी अलग अलग होती है पर इससे ऊपर कोई भी क्वेरी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये क्वेरीज ही होती हैं, इसके अलावा कोई नहीं होगी। मतलब कितनी भी बड़ी क्वेरी होंगी इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता चल गया सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, नॉर्मली किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को पिक करने में काम आता है। फ्रॉम जो स्टेटमेंट है या कह सकते हैं कीवर्ड, वो नॉर्मली किस टेबल से पिक करना है। वेयर यूज होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे या पर्टिकुलर कॉलम पे लगाना चाहते हो। ग्रुप बाय यूज होता है जब आप किसी भी ग्रुप की क्या करना चाहते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो कि भाई इन दो कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी और उसके बेसिस पे या तो मैं उनका एवरेज निकालूंगी, सम निकालूंगी या कुछ करूंगी। अगर आप किसी ग्रुप पे कंडीशन लगाना चाहते हो यू हैव टू यूज हैविंग क्लोज। और आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, बस ये और बचा है, ऑर्डर करना चाहते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे कॉलम, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, वो हम ऑर्डर बाय से, तो लास्ट हम ऑर्डर बाय पे जाएंगे। तो फंक्शन नेम नॉर्मली क्या होता है, सम एंड एवरेज ही होते हैं मैक्सिमम। नेम ऑफ द टेबल या क्या कंडीशन है। अब देखो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट करो नेम। अच्छा हम यहाँ पे पहुंचते हैं, ये थी ना हमारी टेबल। हाँ हमें सिलेक्ट करना है नेम और सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे होगी, नेम के बेसिस पे। सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं नेम के बेसिस पे। हमें कौन सा लिया हमने, अर्णव, चेतन, दिव्या। ये रहा, एक मिनट से क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम जो है ग्रुपिंग कर रहे हैं नेम के बेसिस पे। तो नेम के बेसिस पे पहले अर्णव, अर्णव ये हो गई ना। अब देखो यहाँ पे ग्रुपिंग करके अगर आप इतना ही क्वेश्चन देखें तो जब आपने ग्रुप करा था नेम के थ्रू उनकी सैलरी निकाली थी। तो अब इतना पॉइंट समझना, मैंने जो सबसे पहले क्या किया है कि अर्णव की, इसे छोड़ दो हैविंग क्लोज को, सेलेक्ट नेम सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय नेम, बस इतना याद रखो अभी, ठीक है। तो अगर इतना मैं लिखती हूं तो क्या मतलब है, नेम सेलेक्ट करो और हर एक नेम की क्या निकालो, सैलरी। ग्रुप किसके बेसिस पे होगा, नेम के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैंने अर्णव लिया, अर्णव दो थे उनका सम निकाल दिया। अगला क्या करा, आदित्य जितने भी थे, आदित्य एक था उसका सम निकाल दिया। फिर अंजलि थी एक, उसका सम निकाल दिया। फिर अगला था चेतन, चेतन का जितने भी चेतन थे एक था। फिर दिव्या, फिर गौरव, इन सब के सम निकाल दिए। यानी कि ये क्या हुआ, नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई, जिनके नेम सेम है उनकी क्या निकल गई, सम निकल गई सैलरी का। अब आगे पढ़ो, जिनकी सैलरी आपको नेम और सम सैलरी एम्प्लॉय में से उनकी निकालनी है जिनकी सम सैलरी यानी कि सम की सैलरी किससे ज्यादा है, 1 2 3 4 50,000 से ज्यादा है। अब इसमें से ऐसे कौन है, इसमें से इतना अर्णव, आदित्य, चेतन, दिव्या, गौरव, ये 5 हैं। 1 2 3 4 5 6 में से 5 लोग हैं जिनकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। यानी कि जब आप किसी कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हो और ग्रुपिंग करने के बाद आप जो है कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो उन ग्रुप पे, तो क्या होगा उस टाइम पे आप किसका यूज करते हो, हैविंग क्लोज का। क्योंकि जो आपने कंडीशन लगाई वो इस पे नहीं लगाई एग्जैक्टली आपने क्या बोला कि नेम
और सैलरी उनकी सेलेक्ट करो जिनकी नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग हो गई है और उनमें से जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इससे बोलते हैं हम यहाँ पे हैविंग क्लोज का यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे सीखोगे। अगर मैं बोलती वेयर सम सैलरी, ये नहीं लगता क्योंकि वेयर हमेशा ग्रुप बाय से पहले आता है, जो आपको दिख रहा है पहले आता है। अगर मैं पहले लिखूंगी तो यानी कि ग्रुपिंग बाद में होगी, जो चीज पहले है वो पहले होगी, पहले वेयर कंडीशन सिलेक्ट होगा। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे नहीं लगानी, मुझे ग्रुपिंग करके नेम के बेसिस पे फिर लगानी, तो इसलिए मैं हैविंग क्लोज का यूज करूंगी। आपका आता है एसक्यूएल ऑर्डर बाय। ये देखो, ये आपका लास्ट है, फिर इसके बाद आपका लिमिट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मेन हैं। अगर आपको इनकी ये समझ आ गए तो फिर आप आसानी से इनकी क्वेरी लिख सकते हो। जो एसक्यूएल ऑर्डर बाय क्लोज है वो शॉर्ट करता है सिलेक्ट स्टेटमेंट को। जो मैं आपसे कह रही थी, जो भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट पिक करते हो, अगर आप उन्हें शॉर्ट कराना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप किसका यूज करते हो? ऑर्डर बाय का यूज करते हो। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कह रही थी कि एक मिनट, जैसे ये नेम आए थे, अगर मैं चाहती थी ये नेम जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो उस टाइम पे मैं ऑर्डर बाय का यूज करती हूँ। ठीक है, ये उसी के अकॉर्डिंग होता है कि आप कैसे कराना चाहते हैं। ठीक है, चलो अब अगला आपका ऑर्डर बाय स्टेटमेंट एसक्यूएल इज यूज्ड टू सॉर्ट द फेच डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वन एंड मोर कॉलम। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे कराना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहला जो कॉलम है वो असेंडिंग में हो, दूसरा कॉलम डिसेंडिंग में, लेकिन जब दूसरे कॉलम की बात आती है वो तब डिसाइड करता है जब पहले कॉलम में कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि नेम कॉलम 1 जो है असेंडिंग ऑर्डर, बट ऐसा भी तो हो सकता है दो लोगों के नेम सेम हो, तो उस टाइम पे सेकंड कॉलम मदद करता है। ये यूजफुल होता है आप अगर डेटा को स्ट्रक्चर मैनर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। एसक्यूएल ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सॉर्टिंग डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा अरेंज होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। टू सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द कीवर्ड DES कीवर्ड विद ऑर्डर बाय। देखो, अगर आप नहीं लिखते हो ऑर्डर बाय तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, या वो अपनी मर्जी से करता है जैसा वो चाहे। लेकिन अगर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना चाहते हो तो DSC कीवर्ड का यूज करोगे ऑर्डर बाय क्लोज के साथ। ठीक है, अब देखो कैसे। ये तो यहाँ पे आप ये जो होती है टेबल नेम हो गया, आपका कॉलम नेम हो गया, इसमें 3-4 चीजें होती हैं जो सेलेक्ट, ये क्या लिखा हुआ है इसका सिंटेक्स, सेलेक्ट करो सारे के सारे एट्रीब्यूट टेबल, जो भी आप टेबल जाते हो, ऑर्डर बाय किस कॉलम के बेसिस पे आप ऑर्डर करना चाहते हो, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखते हो ऑर्डर बाय करके सिर्फ कॉलम का नाम डाल देते हो और आप ये यूज नहीं करते हो ASC या DES, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऑर्डर बाय का यूज नहीं करते हो तो जैसे लिखा होता है टेबल में वैसे ही आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो DESC लिखते हैं। ठीक है, तो एक टेबल का नेम होता है कॉलम सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। स्टूडेंट नाम की ये टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑर्डर बाय रोल नंबर, रोल नंबर के बेसिस पे क्या होगी इनकी अरेंजमेंट होगा बाय डिसेंडिंग, मतलब जो अरेंजमेंट आए टेबल का वो डिसेंडिंग में आए, यानी कि पहले 7 6 5 4 3 2 1, तो 7 6 5 4 3 2 1। स्टार का मतलब होता है सारा का सारा डेटा ही रिप्रेजेंट होगा कौन सी टेबल से, स्टूडेंट नाम की टेबल से। और जो इनका आउटपुट है, स्टार तो रिप्रेजेंट कर रहा है जितना भी डेटा है, सारा का सारा जितना भी एक एक पॉइंट है वो सारा एज एन आपको मिल जाए। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि आपको जो आंसर आए वो पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे आए, यानी कि अरेंजमेंट किस पे आए, रोल नंबर के बेसिस। और रोल नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर से, तो ये आपको एज एन आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी है तो आप कैसे करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय, पहला कॉलम लिखेंगे
और उसमें असेंडिंग कराना है या डिसेंडिंग। अगर आप नहीं लिखते हैं ASC या DSC तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, लेकिन आप किसी में करना चाहते हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लिखोगे कॉलम 2 ASC एंड DES। ठीक है, आप ये लिखते हो। अब देखो कैसे हुआ, सपोज मेरे पास ये टेबल दे रखी है, ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, ये वाली मेन टेबल है मेरी, ये वाली, दिस इज माय मेन टेबल। अब मैंने क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार का मतलब सारी की सारी टेबल, कौन सी टेबल, स्टूडेंट नाम की टेबल में से ऑर्डर बाय एज। ऑर्डर किसके थ्रू करना है, पहला कॉलम है एज, दूसरा कॉलम है नेम। एज के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, नेम के बेसिस पे असेंडिंग। अब देखो सबसे पहले एज क्या है, डिसेंडिंग, तो सबसे पहले सबसे बड़ी 21, ये है ना, हाँ, सबसे पहले 21, फिर 22, फिर 20। देखो ये तक तो सेम है, 21, 22, 21, 20। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो 19 है ये दोनों क्या है, सेम है। अब अच्छा, अगर मैंने ये लिखा नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर बाय ये हो जाता, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे ही कर रही होती, इसको ना लिखा होता, दिस इज नॉट द पार्ट, तो अब क्या होता, जैसी टेबल में लिखा हुआ है, जैसे कि 20, 21, 22, इसके बाद ऐसे ही लिखा आ जाता है। अगर पहले अमन लिखा होता तो पहले अमन आ जाता, अभिषेक लिखा होता तो पहले अभिषेक आ जाता, फिर 18 की वैल्यू आ जाती। लेकिन अब क्या लिखा है, पहले एज के बेसिस पे हो, पर लेकिन जहां पे एज का कॉन्फ्लिक्ट हो वहां पे क्या यूज होगा, नेम। अब देखो अभिषेक में पहले अभिषेक आता है, मतलब ए तो दोनों का सेम है, लेकिन बी पहले आता है, एम बाद में, तो फिर पहले अभिषेक आएगा और फिर क्या आएगा, अमन। अब अगला क्या है आपका, मोहित एंड शुभम। तो आपको पता है एज जो है क्या है, सिमिलर है, तो पहले क्या आता है आपका एम आता है, तो पहले एम आएगा फिर शुभम। तो ये जब आप दो कॉलम का यूज करते हैं या दो से ज्यादा कॉलम का यूज करते हैं तो कैसे वर्क करता है, पहले तो इसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि कैसे मतलब अरेंज होगा, यानी कि एज के आगे जो लिखा होगा उसी के बेसिस पे। लेकिन जहां पे एज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतलब भाई देखो यहाँ पे क्या था, दोनों एज क्या थी, सिमिलर, ये और ये, तो तब किसने काम किया, नेम ने। लेकिन अगर मैंने लिखा था ऑर्डर बाय एज नेम एड्रेस, तो हो सकता था जैसे कि ये भी अभिषेक होता, ये भी अभिषेक होता, तो फिर इसके बेसिस पे डिसाइड होता। तो सबसे पहले कॉलम 1 ही यूज होता है। कॉलम 1 जब कॉन्फ्लिक्ट करता है उस टाइम पे आप दूसरे कॉलम पे स्विच करते हो, यानी कि जो पहले आप कॉलम लिखते हो उसी के बेसिस पे पहले डिसाइडेशन होती है, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। ठीक है, अब चलो अगला। अच्छा, ये कई बार डिफरेंस आ जाता है कि हैविंग और वेयर में डिफरेंस क्या होता है। देखो हैविंग क्लोज इट विल चेक द कंडीशन इन अ ग्रुप ऑफ रो, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप के रो में हम चेक करने के लिए यूज करते हैं, जबकि ये जो है ईच रो को चेक करता है इंडिविजुअली। यहाँ पे जब आपने हैविंग क्लोज देखा था, एक तरह से दिखाती हूँ तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअली हर रो को चेक नहीं किया था, वो जो ग्रुपिंग होके आपके कॉलम्स बन के आए, रो बन के आई थी ना ग्रुप होके, जैसे ये वाली थी, तो ये अर्नव, सारे कॉलम नहीं, अर्नव नाम के जितने भी थे उनका सम निकल गया था। तो आप पर्टिकुलर ग्रुप में चेक कर रहे होते हो तो आपको हैविंग क्लोज का यूज करते हो, लेकिन आप एक इंडिविजुअल रो को चेक कर रहे होते हो तो उसका हैविंग क्लोज जो है हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही यूज होता है, जैसे एग्रीगेट फंक्शन सम, एवरेज, काउंट, जबकि वेयर क्लोज कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शन लाइक हैविंग, यानी कि वेयर क्लोज के साथ ना तो आप सम का यूज कर सकते, ना आप जो है एवरेज का यूज कर सकते, है ना, इन चीजों का आप यूज नहीं कर सकते। प्रियोरिटी वाइज देखा जाए तो हैविंग क्लोज जो है एग्जीक्यूट होता है ग्रुप वाई के बाद, लेकिन अगर प्रियोरिटी वाइज देखा जाए तो वेयर क्लोज जो है ग्रुप वाई से पहले होता है, इसलिए हम वेयर क्लोज का यूज नहीं करते अगर हम जो है ग्रुपिंग में कुछ भी करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती लेट ये वाला जो एग्जांपल है आपका कि भाई सम, अगर मैं लिखती सिलेक्ट नेम कॉमा सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सम सैलरी इज ग्रेटर देन दिस, तो सम सैलरी तो बनेगी ही नहीं ना, क्योंकि आपके पास टेबल में जो ये वाली मेन टेबल है, इस टेबल में सम सैलरी करके कोई भी आपका एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है। ये सम सैलरी जो एट्रीब्यूट बना है ये कब बना है, जब ग्रुपिंग हुई है नेम के बेसिस पे, तो आपने एक सैलरी का सम निकाला है,
जिनका नेम सेम है, तो इसलिए आप वेयर क्लोज का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला आपका आता है एसक्यूएल लिमिट क्लोज। ये छोटा सा है, कुछ ज्यादा है नहीं। जो लिमिट क्लोज होता है एसक्यूएल में, वो अलाउ करता है यूजर को कि आप कंट्रोल कर सके कितना डेटा आपको रिट्राइव करना है और डिस्प्ले करना है रिजल्ट सेट में। मतलब आप चाहते हैं कि पहले 3 रो सिलेक्ट हो जाएं या कुछ भी, आप कितना डेटा चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। ये यूजफुल होता है व्हेन ओनली अ सबसेट ऑफ रिकॉर्ड इज नीडेड फॉर एनालिसिस एंड डिस्प्ले पर्पस, यानी कि आप पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद भी, कि मतलब उन बच्चों की जिनकी एज 21 से ज्यादा है, वो बच्चों के नाम निकालो और पहले 3 बच्चों के नाम चाहिए, यानी कि 21 की एज में भी, या मैंने बोला कि जिनकी 90% है तो ऊपर के 3 बच्चों के नाम। तो वो जब आप ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद भी आप पूरा डेटा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ रेलेवेंट डेटा ही पिक हो, उस टाइम पे आप लिमिट क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, ये लार्ज डेटा बेस में से जहाँ पे बहुत थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से कुछ लिमिटेड डेटा को पिक करने में मदद करता है। इसमें क्या होता है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, कौन सी टेबल में से, कंडीशन, ऑर्डर बाय, मतलब ये तो आपको पता है, लिखा ही होगा। लिमिट रो काउंट, ऑफसेट का मतलब होता है कितनी रो स्किप करनी है रिजल्ट सेट से, और नंबर ऑफ रो रिटर्न इन द रिजल्ट सेट। ये ऑफसेट कम यूज होता है और ये नॉर्मली बताता है कि कितनी काउंट, यानी कि अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि पहली 3 रो छोड़ दो और उसके बाद आगे की 4 रो पिक कर लो, तो रो कितनी रो लेनी है और कितना छोड़ना है। अब देखो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल, एक सेकेंड, सपोज स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें कि आपको बहुत सारा डेटा दे रखा होगा। ठीक है, अब इसमें से आपने क्या बोला, सिलेक्ट करो सारा डेटा लिमिट 3। ठीक है, 3 लिमिट तक का डेटा दो। तो इसमें क्या होगा आपकी, मैंने एक बार रुक जाओ मैं देख लेती हूँ टेबल, ये रही, दिस इज माई टेबल। एक मिनट, ठीक है, तो ये मेन वाली टेबल कहाँ है, ये है, हाँ ये वाली टेबल है। ठीक है, तो उसने बोला है कि 3 तक, तो यहाँ तक की आपकी वैल्यू एज एन आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, लिमिट का मतलब है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार टेबल से सारा सिलेक्ट करो, लिमिट बाय 3, यानी कि 3 कॉलम तक की वैल्यू आपको पिक करनी है। यानी कि ये सारा ना आके सिर्फ स्टार्टिंग के 3 आएंगे, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाली लास्ट वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय ग्रेड, ग्रेड के बेसिस पे ऑर्डर करो एंड ग्रेड। अब देखो यहाँ पे इसमें शायद नहीं दे रखा, वो दूसरी है टेबल। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या बोला गया, सिलेक्ट करो सारा डेटा इसमें से, स्टूडेंट नाम के टेबल में से, जिसमें जो ऑर्डर होगा ग्रेड के बेसिस पे होगा और इसमें होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा और लिमिट बाय 3। इसका मतलब है सपोज ग्रेड के बेसिस पे क्या होंगे, ऑर्डर हो जाएंगे, कि यानी कि जिसका पहले बड़ा है, यानी कि सबसे पहले आपका, सपोज मैं ऑर्डर मान रही हूँ कि सबसे बड़ा ए है, फिर ए बी सी डी ऐसे ही आते रहेंगे। ये इसका पार्ट नहीं है, इस टेबल का पार्ट नहीं है, दोनों आप इनको अलग समझो। मेरे पास स्टूडेंट नाम की टेबल दे रखी होगी, ठीक है, उसमें लिमिट 3 का मतलब है स्टार्टिंग के 3 लोगों की वैल्यू पिक हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है स्टूडेंट नाम की टेबल में अगर कोई टेबल दे रखी है बहुत बड़ी, उसमें ग्रेड्स दे रखे होंगे आपको, है ना, जो भी ग्रेड्स दे रखे होंगे उसमें ऐसे होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले बड़ा फिर छोटा। तो सपोज मैं ए को बड़ा मान रही हूँ, ए फिर आएगा बी, फिर बी और सी, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। और अगर अल्फाबेटिकली के बेसिस में मानोगे तो सी डी कुछ भी मान लो, तो ऑर्डर होगा ग्रेड, ग्रेड वाले के बेसिस डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर अब आपको क्या बोला गया, लिमिट बाय 3, यानी कि स्टार्टिंग के 3 रोज ही आंसर में आ जाएंगी, बस ये है इसका मतलब, ये इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी टेबल मैंने लगाई नहीं, तो ये आपका लिमिट है। लिमिट का मतलब है कंडीशन के बेसिस पर, कंडीशन क्या आती है, ग्रेड्स को आपने क्या करा, अरेंज करा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और लिमिट कितनी, स्टार्टिंग की 3 रो 4 रो 5 रो, जितनी भी रोज आप चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे वो रोज आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको ना जितनी भी बेसिक क्वेरीज थी वो मैंने आपको सारी करा दी है बेटा, है ना। अब हम इसके बाद जो है
मूव करेंगे आपके अगले पोर्शंस पे। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया आपका, जितना भी था वो मैंने आपका सारा करा दिया है। देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखो इसमें ज़्यादा क्वेरीज से ज़्यादा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है। एक बार आपको ये समझ आ गया तो आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।